नमस्ते, मैं हूं रवींद्र गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे। आज के इस विश्लेषण कार्यक्रम में हम 4-5 न्यूज़ का विश्लेषण नहीं करेंगे, बल्कि आज का विश्लेषण बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर है और वह है भारत में चावल का सरप्लस स्टॉक। और यह विषय सिर्फ किसानों, अर्थव्यवस्था या निर्यात का नहीं है, बल्कि यह हमारी फूड सिक्योरिटी, पर्यावरण, जल संरक्षण, किसान की आय और वैश्विक बाजार में भारत की स्थिति से जुड़ा हुआ है। मैं आज आपको इस पूरे मुद्दे को सरल, स्पष्ट और विस्तार से समझाऊंगा। हम देखेंगे कि चावल का यह सरप्लस कितना बड़ा है, इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, और निर्यात से हमें क्या लाभ मिल रहा है और क्या नए अवसर हैं इस सरप्लस के कारण, और सबसे बड़ी बात कि चुनौतियां क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। भारत अब सबसे बड़े चावल निर्यातक देश के बाद आज दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश भी है। 2025-26 के सीजन में हमारा चावल उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। विभिन्न रिपोर्ट्स के अनुसार यह 150 से 152 मिलियन टन के बीच अनुमानित है। कुछ रिपोर्ट्स में 151 मिलियन टन तो कुछ में 152 मिलियन टन तक पैदावार होने का अनुमान है। मतलब साफ है कि यह उत्पादन पिछले साल से भी अधिक है और तभी हम दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक देश बने हैं। यूएसडीए की रिपोर्ट कहती है कि 152 मिलियन टन है, जबकि S&P ग्लोबल कहता है कि ये 151.8 मिलियन टन है। यह उत्पादन इतना ज़्यादा है कि हमने चीन को पीछे छोड़ दिया है। भारत अब वैश्विक चावल उत्पादन का लगभग 28% हिस्सा रखता है। ओवरऑल यदि हम 5 सबसे बड़े राइस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज को देखें तो इंडिया 151 मिलियन टन, चाइना 145 मिलियन टन का उत्पादन करता है, बांग्लादेश 36 से 37 मिलियन टन उगाता है, इंडोनेशिया 34 मिलियन टन का उत्पादन करता है और वियतनाम 26 से 27 मिलियन टन चावल का उत्पादन करता है। ये आंकड़ा हमें बताता है कि तीसरे, चौथे और 5वें नंबर के देशों से हमारा उत्पादन 5 गुना अधिक है। अब हम बात कर रहे हैं स्टॉक की। जनवरी 2026 में एफसीआई के पास चावल का स्टॉक, जिसमें अनमिल्ड पैडी भी शामिल है, 63 मिलियन टन से ऊपर पहुंच गया है। कुछ रिपोर्ट्स में 63.06 मिलियन टन बताया गया है। यह बफर स्टॉक की जरूरत से कई गुना ज्यादा है। सामान्य बफर नॉर्म के अनुसार जनवरी में सिर्फ 7 से 8 मिलियन टन की जरूरत होती है, लेकिन हमारे पास 8 से 9 गुना ज्यादा है। यह सरप्लस सिर्फ कागज पर नहीं है, यह वास्तविक अनाज के गोदामों में भरा पड़ा है। तो चलिए इस सरप्लस स्टॉक के फायदे देखते हैं कि फायदे क्या हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा फूड सिक्योरिटी। भारत जैसे देश में जहां करोड़ों लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, एनएफएसए यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को सस्ता चावल मिलता है। जब स्टॉक इतना ज़्यादा है तो कोई भी सूखा, बाढ़ या संकट आए, हमारे पास पर्याप्त अनाज है। सरकार को ऐसे किसी भी संकट से घबराने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा फायदा किसानों की आय। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सरकार भारी मात्रा में खरीद करती है। पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, ओडिशा जैसे राज्यों में किसान एमएसपी पर अपना चावल बेच पाते हैं। इससे उनकी आय स्थिर रहती है, वे कर्ज से बाहर निकलते हैं, बेहतर बीज खरीद पाते हैं, बेहतर खाद खरीदते हैं और कुल मिलाकर वह चिंता मुक्त रह पाते हैं। यदि मौसम किसी तरह की मार नहीं करता है तो अब निर्यात के हम लाभ देखते हैं। भारत आज वैश्विक चावल बाजार पर मजबूत पकड़ रखता है और वैश्विक निर्यात का 40 से 45% हिस्सा नियंत्रित करता है। भारतीय चावल सबसे प्रतिस्पर्धी मूल्य पर उपलब्ध है। एफओबी आधार पर देखें तो औसतन 347 से 360 डॉलर प्रति टन 2025 और 2026 के हालिया आंकड़ों के अनुसार, जो थाईलैंड 370 से 400 डॉलर प्रति टन और वियतनाम 360 से 390 डॉलर प्रति टन से काफ़ी कम है। यह कम कीमत भारत को वैश्विक खरीदारों के लिए आकर्षक बनाती है, खासकर अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और एशिया में। 2025 में भारत का चावल निर्यात 21.55 मिलियन टन तक पहुंच गया, जो 2024 के 18.05 मिलियन टन से 19.4% अधिक है। यह दूसरा सबसे ऊंचा स्तर है 2022 के रिकॉर्ड 22.3 मिलियन टन के करीब।
गैर बासमती चावल निर्यात 25% बढ़कर 15.15 मिलियन टन हो गया, जबकि बासमती 8% बढ़कर रिकॉर्ड 6.4 मिलियन टन रहा। 2025-26 में अनुमान है कि 22 से 25 मिलियन टन हो जाएगा और यूएसडीए और अन्य रिपोर्ट्स में इसे 24 मिलियन टन या इससे अधिक का अनुमान दिया जा रहा है, जो भारत को वैश्विक बाजार में और मजबूत बनाएगा। नए बाजारों में भी विस्तार हो रहा है, जैसे बेनिन, कैमरून, बांग्लादेश, ईरान, यूएई, यूके आदि में मांग बढ़ी है। हमारी बासमती की प्रीमियम डिमांड तेजी से बढ़ रही है, जिससे उच्च मूल्य वाले बाजारों में भारत मजबूत हो रहा है। उदाहरण के तौर पर थाईलैंड का निर्यात मजबूत बाट के कारण प्रभावित हुआ। 2025 में उनका निर्यात घटकर लगभग 8 मिलियन टन रहा, जबकि कंपटीशन बढ़ा है। वियतनाम में भी उत्पादन और निर्यात कम हुआ है। 2025 में 8.06 मिलियन टन रहा, यानी कि 11% की गिरावट, और इसका मुख्य कारण फिलीपींस से कम खरीदारी। इनसे भारत को बड़ा फायदा मिला। अधिक बाजार हिस्सा और वैश्विक कीमतों पर दबाव डालकर हमने निर्यात बढ़ाया। कुल मिलाकर निर्यात से विदेशी मुद्रा की कमाई बढ़ती है, किसानों को बेहतर आय मिलती है और भारत वैश्विक खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब अगर हम अवसर की बात कर लें कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, तो भारत के चावल क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण अवसर मौजूद हैं जो सरप्लस उत्पादन को लाभ में बदल सकते हैं। पहला अवसर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, बासमती, ऑर्गेनिक चावल, फोर्टिफाइड राइस और प्रोसेस्ड राइस जैसे राइस फ्लेक्स, पफ्ड राइस, राइस क्रैकर्स पर हमें फोकस बढ़ाना चाहिए। एआई आधारित शॉर्टिंग, ग्रेडिंग और आधुनिक पैकेजिंग से उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ेगी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ज़्यादा कीमत मिलेगी। प्रीमियम सेगमेंट में भारत की हिस्सेदारी बढ़ रही है, खासकर ऑर्गेनिक और जीआई टैग्ड बासमती में। दूसरे अवसर की अगर हम बात करें तो एथेनॉल ब्लेंडिंग। सरकार ने सरप्लस चावल को एथेनॉल उत्पादन के लिए डाइवर्ट किया है। 2025 में एफसीआई से रिकॉर्ड 5.2 मिलियन टन चावल एथेनॉल के लिए आवंटित किया गया। यह E20 टारगेट यानी 2025-26 तक 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग को सपोर्ट करता है। इससे सरप्लस मैनेज होता है, बायोफ्यूल उपलब्ध होता है, आयातित तेल पर निर्भरता हमारी कम होती है और किसानों को अतिरिक्त बाजार मिलता है। अनुमान है कि ग्रेन बेस्ड एथनॉल से 70% उत्पादन आ रहा है, जो फसल मूल्य स्थिर रखेगा। और तीसरी अपॉर्चुनिटी की हम बात करें तो नए बाजार, नए मार्केट। फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स के लिए 21 से 26 नए देशों में एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, जैसे ब्रिक्स देश, अफ्रीका में बेनिन, कैमरून, लैटिन अमेरिका में कोस्टा रिका, पापुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया, मलेशिया और प्रीमियम मार्केट जैसे यूएस, जापान। बासमती की मांग यूएई, यूके, ईरान में भी बढ़ रही है। अपीडा के प्रयासों से फोर्टिफाइड राइस एक्सपोर्ट शुरू हो चुका है, जो पोषण सुरक्षा और वैश्विक मांग को जोड़ता है। चौथा अवसर है वैश्विक खाद्य संकट में लीडरशिप। जी हाँ, जलवायु परिवर्तन और अन्य देशों में उत्पादन गिरावट के बीच भारत वैश्विक खाद्य सुरक्षा का मुख्य प्रदाता बन सकता है। 40 से 45% ग्लोबल एक्सपोर्ट शेयर के साथ भारत की भूमिका मजबूत हो रही है। तीसरा बड़ा जो फायदा है, चौथा बड़ा फायदा है विदेशी मुद्रा। एक्सपोर्ट से देश में अरबों डॉलर आते हैं। 2025 में भारत ने रिकॉर्ड निर्यात किया, 21.55 मिलियन टन चावल निर्यात हुआ, जो 2024 की तुलना में 19% अधिक है। इसमें बासमती का एक्सपोर्ट 6.4 मिलियन टन हुआ और नॉन बासमती चावल का एक्सपोर्ट 15 मिलियन टन से अधिक हुआ। और इसमें हमें कुल कमाई कितनी हुई, तो बासमती से करीब 6 बिलियन डॉलर और नॉन बासमती से भी लगभग इतनी ही कमाई हुई, यानी कुल मिलाकर 12 से 13 बिलियन डॉलर के आसपास की विदेशी मुद्रा सिर्फ चावल निर्यात करने से आई। और यह पैसा हमारे रिजर्व को मजबूत करता है। रुपया मजबूत होता है तो आयात के लिए विदेशी मुद्रा बचती है। अब हम चौथे फायदे की बात करें तो इसे हम यदि वैश्विक स्तर पर देखते हैं तो भारत के सस्ते चावल के कारण अफ्रीका तथा एशिया के कई अन्य गरीब देशों में चावल की कीमतें कम हुई, यानी वैश्विक खाद्य संकट में भारत ने मदद की। और यह भारत की ही ताकत है कि दुनिया में चावल की कीमतें 10 साल के निचले स्तर पर आई। इसका पूरा श्रेय भारत को जाता है कि हम सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के गरीबों की थाली में भोजन पहुंचाने में कामयाब रहे। हमारा यानी हमारे किसानों, मिलर्स, ट्रेडर्स और एक्सपोर्टर्स का योगदान है यहाँ।
दोस्तों ये तो हुई फायदे की बात। अब इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, नुकसान क्या हैं? तो पहली बात अगर हम देखें तो भंडारण की समस्या, स्टोरेज का प्रॉब्लम। एफसीआई के पास वर्तमान में कुल अनाज का स्टॉक लगभग 58 से 63 मिलियन टन के आसपास है, जिसमें चावल अकेले 30 से 31 मिलियन टन और गेहूं 27 से 28 मिलियन टन है। इतना विशाल स्टॉक रखना बेहद महंगा पड़ता है। गोदामों में नमी, चूहे, कीड़े और फफूंद के कारण भारी बर्बादी होती है। अनसाइंटिफिक स्टोरेज से सालाना लाखों टन अनाज खराब हो जाता है, जिससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। दूसरी समस्या है यहाँ पर घरेलू बाजार में कीमतों पर दबाव। सरप्लस उत्पादन और एफसीआई की भारी खरीद से बाजार में अनाज की अधिकता रहती है, जिससे ओपन मार्केट में कीमतें गिर जाती हैं। किसानों को एमएसपी पर तो लाभ मिलता है, लेकिन खुले बाजार में कम दाम मिलने से उनकी आय प्रभावित होती है। इससे किसान असंतुष्ट होते हैं और बाजार की कार्य प्रणाली बिगड़ती है। सरप्लस स्टॉक कैसे मैनेज किया जा सकता है, सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, इस पर आइए सुनते हैं इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम गर्ग क्या कहते हैं। आज हमारे पास भारत के अंदर सरप्लस स्टॉक है एफसीआई के अंदर। तो मेरी गवर्नमेंट के साथ एक यही आईआरईएफ की तरफ से विनती है कि वो ओएमएस के अंदर प्राइसेस को कम करे, जिससे डोमेस्टिक मार्केट के अंदर अवेलेबिलिटी एफसीआई के राइस की ज़्यादा हो। जो कंज्यूमर जो रिटेल के अंदर माल खरीदते हैं तो वो एफसीआई के माल को कंज्यूम करें, और मिलर्स के पास ऑटोमेटिकली यदि लोकल मार्केट में डोमेस्टिक प्राइस कम होंगे तो मिलर मजबूरी में उस राइस को एक्सपोर्ट के अंदर बेचेगा। एक्सपोर्ट के अंदर फिर सरप्लस मिलेगा तो हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर पाएंगे, जो कि आज एक्सपोर्ट में डिमांड है चारों तरफ। तो उसको भरपाई करने के लिए आज भरपूर मात्रा में राइस नहीं मिल पा रहा है एक्सपोर्टर्स को। तो उसके लिए गवर्नमेंट को ये कदम उठाना चाहिए कि ओएमएस का प्राइस कम करे, तो अवेलेबिलिटी राइस की डोमेस्टिक में ज़्यादा होगी कंज्यूमर के लिए। मिलर मजबूर होगा उसको एक्सपोर्ट को बेचने के लिए या एक्सपोर्ट करने के लिए। तो हमारी यही गवर्नमेंट से गुजारिश है कि ओएमएस के प्राइस को इमीडिएटली कम करके जो एक्सेस स्टॉक है उससे दो फायदे होंगे। फॉरेन एक्सचेंज आएगा कंट्री के अंदर, दूसरा जो स्टॉक्स की समस्या होंगी या एक स्टोरेज की प्रॉब्लम है वो भी रिजॉल्व होगी। और जो माल कल को अब जो नई क्रॉपें आएंगी, वीट की क्रॉप आने वाली है, वो भी बहुत अच्छी क्रॉप है, तो उसके ऊपर हमारे ऊपर एक दबाव नहीं रहेगा कोई एक्सेस स्टॉक को लेकर ही फॉरवर्ड करने के लिए। तो दोस्तों ये सुना भी आपने डॉक्टर प्रेम गर्ग को। अब हम बढ़ते हैं तीसरी समस्या की तरफ, जो सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही, वह है पर्यावरणीय समस्या, एनवायरमेंटल इशू, स्पेशली वाटर लेवल। पंजाब और हरियाणा हमारे गेहूं चावल का कटोरा है, वहां वाटर लेवल तेजी से नीचे गिर रहा है। 10 साल पहले 30 फीट पर पानी मिलता था और आज बोरवेल 80 से 200 फीट तक चले जाते हैं। किसान कर्ज लेकर गहरे बोरवेल खोद रहे हैं। सरकार की रिपोर्ट कहती है कि पंजाब और हरियाणा में जल भंडार का अत्यधिक दोहन हो रहा है। सालाना रिचार्ज से 35 से 57% ज़्यादा पानी निकाला जा रहा है। 1 किलो चावल की पैदावार के लिए 3000 से 4000 लीटर पानी लगता है। और सोचिए, जब हम 20 से 25 मिलियन टन चावल का निर्यात करते हैं तो हम अरबों लीटर पानी निर्यात कर रहे हैं, जो हमें दिखता नहीं है, हमें पता नहीं लगता, क्योंकि वह टैंकरों में भरकर नहीं जा रहा। पानी एक्सपोर्ट करने का हमें डायरेक्ट पैसा नहीं मिल रहा, लेकिन वह हो रहा है। देश से पानी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो यह वर्चुअल वाटर एक्सपोर्ट है, जिसकी कीमत हम नहीं लगा रहे हैं, और इसके बाद बड़ा नुकसान या खतरा, जो भी आप ठीक समझें वह मान लें, वह है मीथेन उत्सर्जन। दोस्तों, चावल की खेती से निकलने वाली मीथेन गैस सरप्लस का सबसे बड़ा पर्यावरणीय खतरा है। मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। यह CO2 से 27 से 30 गुना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग पैदा करती है। 100 साल के GWP के अनुसार शॉर्ट टर्म में अगर हम 20 साल में देखें तो यह प्रभाव 80 गुना तक हो सकता है। धान के खेतों में पानी जमा रहने से मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी होती है। ऐसी एनारोबिक स्थिति में मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ते हैं और मीथेन गैस बनाते हैं। यह गैस मुख्य रूप से चावल के पौधों के जरिए हवा में निकलती है। वैश्विक स्तर पर चावल की खेती से 10 से 12% मानव जनित मीथेन उत्सर्जन होता है। भारत में यह लगभग 6.5 टेराग्राम प्रति वर्ष है। अर्थात चावल का ज़्यादा उत्पादन का मतलब ज़्यादा फ्लडेड खेत, और अधिक चावल के खेत का मतलब ज़्यादा मीथेन। दोस्तों, यह क्लाइमेट चेंज को तेज करता है, जिससे मानसून
अनियमित होता है और चावल उत्पादन खुद खतरे में पड़ सकता है, या यूं कहें कि पूरी की पूरी खेती ही खतरे में पड़ सकती है। यह एक विशेष साइकिल है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसे कम किया जा सकता है अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग से, यानी कि AWD पद्धति से। यानी खेत को लगातार फ्लड ना रखें, पानी सूखने पर दोबारा डालें। इससे मीथेन उत्सर्जन में 40 से 70% की कमी आती है। पानी में भी 25 से 40% की बचत होती है और सबसे बड़ी बात, यील्ड पर कोई नुकसान नहीं होता। मीथेन को कम करने के अन्य तरीके भी हैं, जैसे डायरेक्ट सीडेड राइस जिसे हम DSR के नाम से जानते हैं, ड्रिप इरिगेशन, बायोचार, हाई यील्ड वैरायटी। भारत में कई पायलट प्रोजेक्ट्स सफल हो चुके हैं। तेलंगाना, महाराष्ट्र में मीथेन 50% तक कम हुआ और किसानों को कार्बन क्रेडिट से अतिरिक्त कमाई भी मिल रही है। इस विषय पर इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन क्या कर रहा है, क्या वह इस दिशा में कोई कार्य कर रहे हैं, यह समझते हैं उनके प्रेसिडेंट देव गर्ग से। चावल के मेगा उत्पाद के साथ कुछ परेशानियां भी हैं। उसमें से 2 परेशानी ये है कि एक तो चावल के उत्पाद के अंदर काफ़ी पानी का इस्तेमाल होता है। तो जो मेजर राइस प्रोड्यूसिंग बेल्ट्स हैं, जहाँ पे जैसे पंजाब है, हरियाणा है, तेलंगाना है, जहाँ पे काफ़ी भारी मात्रा में पैडी उगाई जाती है, तो एक आर्गूमेंट ये करा जाता है कि इससे ग्राउंड वाटर, जो हमारा धरती के नीचे का पानी है, वो इस्तेमाल हो रहा है। और दूसरा आर्गूमेंट ये है कि जब चावल का उत्पाद होता है और पैडी उगाई जाती है, तब इसमें से मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। और मीथेन गैस कार्बन डाइऑक्साइड से भी पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है, जो ग्लोबल वार्मिंग की तरफ एक बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। ये 2 चुनौतियां भी है, बट इन दोनों चुनौतियों का एक सोल्यूशन भी है। ये 2 सोल्यूशन है ऑल्टरनेटिव वेटिंग एंड ड्राइंग एंड DSR। ये दोनों टेक्निक की वजह से जो चावल में पानी का कंजम्पशन है वो काफ़ी भारी मात्रा में गिरता है, और जो मीथेन और CO2 गैस भी प्रोड्यूस होती है वो भी काफ़ी कम होती है। तो अगर हम अपने जो मेजर पैडी प्रोड्यूसिंग बेल्ट है उनके अंदर ये दोनों टेक्निक को लागू कर पाए, इसकी वजह से चावल से इन्वायरमेंट को होने वाले नुकसान को ख़त्म करा जा सकता है। इसके अंदर 2 कमियां हैं जिसकी वजह से अभी तक इसका वाइड स्प्रेड अडॉप्शन नहीं हुआ है देश के अंदर। पहला रीज़न ये है कि एक तो जनरल अवेयरनेस की कमी है, लोगों को पता नहीं है कि ये टेक्निक्स क्या है और इसको किस तरीके से इस्तेमाल करा जाए। दूसरी सबसे बड़ी कमी ये है कि हमारे कृषि से क्षेत्र के अंदर लोगों के मन में काफ़ी डर रहता है। उनको ये डर लगता है कि अगर कल को हम कोई नई टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, या हम जो काफ़ी सालों से जो हम प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, अगर हम उससे कहीं भी बदलाव करेंगे तो हमारा नुकसान ना हो जाए। तो इसी चीज़, दोनों जो कंसर्न है इसके ऊपर, उसको ख़त्म करने के लिए भारतीय चावल निर्यात महासंघ IREF कई तरीके के फार्मर ट्रेनिंग और सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स होल्ड करता है, जिसके अंदर एक प्रोग्राम हमने अभी बुंदेलखंड के अंदर पद्मश्री श्री उमा शंकर पांडे जी, जो IREF के प्रेसिडेंट भी है, उनके नेतृत्व में हमने वहाँ पे ये इवेंट को ऑर्गेनाइज करा है, कि जिसमें बुंदेलखंड के कई किसानों को बुलाया जाएगा और उनको इन टेक्निक्स के ऊपर एजुकेट करा जाएगा। उनको दिखाया जाएगा कि किस तरीके से कई क्षेत्रों के अंदर फार्मर्स ने इन दोनों टेक्निक्स को इस्तेमाल करके ये दोनों एनवायरनमेंट के तो फ़ायदे दिए ही दिए, बट उनके खुद के भी ज़मीन की जो क्वालिटी थी, जो उनका उत्पाद था, वो भी उससे ठीक रहा। तो इससे हमारी उम्मीद है कि इस तरीके के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हम रेगुलरली करेंगे। बुंदेलखंड के बाद देश में कई रीजनों के अंदर ये प्रोग्राम करा जा रहा है और करा जाएगा, जिससे हमारे किसानों की इनकम भी तो बढ़े साथ में, बट उनकी ज़मीन भी सुरक्षित रहे और पूरे देश के एनवायरनमेंट के ऊपर भी इसका नेगेटिव असर ना आए। तो ये थे देव गर्ग, जिन्होंने बताया कि इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन पर्यावरण को बचाने के लिए क्या कर रहा है। दोस्तों, अगर हम स्मार्ट फार्मिंग अपनाएंगे तो सरप्लस से मीथेन का खतरा कम हो सकता है और क्लाइमेट चेंज से लड़ाई में भारत आगे रहेगा। इन अवसरों को भुनाकर और चुनौतियों का समाधान करके भारत चावल के क्षेत्र में वैश्विक लीडर बना रह सकता है। दोस्तों, भारत का चावल सरप्लस कुल मिलाकर सकारात्मक है। यह हमारी ताकत है, फूड सिक्योरिटी देता है, किसान की आय बढ़ाता है, विदेशी मुद्रा लेकर आता है, दुनिया को सस्ता चावल देता है। लेकिन यह ताकत अगर सही तरीके से इस्तेमाल ना हुई तो ये हमारे लिए खतरा भी बन सकती है। भूजल खत्म होना,
पर्यावरण बिगाड़ना, भंडारण की बर्बादी, ये लंबे समय के खतरे हैं। अगर हम संतुलित रास्ता अपनाएं तो यह सरप्लस भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, किसानों को समृद्ध करेगा और दुनिया में भारत की छवि को और ऊंचा उठाएगा। दोस्तों, तो ये था आज का विश्लेषण कि हमारे चावल का जो सरप्लस स्टॉक है वो किस तरह से हमारे लिए खतरा भी हो सकता है और किस तरह से हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी भी है। तो हमें सबको मिलकर एक साथ इस मुद्दे पर काम करना चाहिए। और ये विश्लेषण आपको कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य लिखकर बताएं, और हमारे विश्लेषण में और क्या क्या आप देखना या सुनना चाहते हैं वह भी हमें कमेंट में लिखें। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें